हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिंदी में एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किए गए मौसम ऐप को एक दिन में कितनी बार अपडेट किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप को लॉन्च किया गया है, तो उस ऐप को एक दिन में कितनी बार अपडेट किया जाएगा। तो 8 बार अपडेट किया जाएगा। इस ऐप में लगभग 200 शहरों की आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, दिशा जैसी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उसके पहले ये हम लोग देखते हैं जो मौसम ऐप लॉन्च किया गया उसका ये लोगो है, मौसम ऐप। मौसम ऐप को एक दिन में कितनी बार अपडेट किया जाएगा? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। ये मौसम का लोगो है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पुस्तक है, उसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विरल आचार्य। कौन इस पुस्तक के लेखक? विरल आचार्य। विरल आचार्य कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। कौन? पूर्व डिप्टी गवर्नर है विरल आचार्य। अब पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार, अर्थात आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में आरबीआई निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 के राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ये मुंबई में है। लेकिन जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था। क्या? कोलकाता। लेकिन वर्तमान में मुंबई है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो है शक्ति दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास। कौन है गवर्नर वर्तमान में? वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अब इसमें ये उर्जित पटेल कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर। एक इसमें ना ऑसबर्न ए स्मिथ, ये कौन है? ये है आरबीआई के पहले गवर्नर है। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। ये 1935 से 1937 तक आरबीआई के गवर्नर थे। पहले गवर्नर हैं। ये अंग्रेज थे। और सीडी देशमुख, इनका पूरा नाम चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ये है 1943 से 1949 तक आरबीआई के गवर्नर थे। सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक। अगर सवाल आता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो होगा ऑसबर्न ए स्मिथ। लेकिन ये सवाल आता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। यह क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय
आरबीआई का गवर्नर कौन था? वो थे सीडी देशमुख। या ऐसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख, क्योंकि सीडी देशमुख 1943 लेके 1949 तक आरबीआई के गवर्नर थे और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तो इस दौरान जो है स्वतंत्रता के समय जो है उनने सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फरवरी मार्च 2023 में आयोजित होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप अब कब आयोजित किया जाएगा? फरवरी माह 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया। कब अब होगा? ये होगा अक्टूबर नवंबर 2023 में। कब? अक्टूबर नवंबर 2023 में। पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन हमने रखा था, वहाँ पर इसका उत्तर थोड़ा सा मिस्टेक बस गलत हो गया। वहाँ पर हमने सितंबर अक्टूबर 2023 बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो अब ये आईसीसी वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से आए 5 सुपरसोनिक राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? ये जो 5 सुपरसोनिक राफेल विमान फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए हैं, वो 29 जुलाई को भारत में आए। तो वो किस जो है एयरबेस पर लैंड कराए गए? वो जो है अम्बाला, कहाँ? अम्बाला एयरबेस पर लैंड कराया गया। राफेल जेट जो आए हैं ये लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट। क्या है? फाइटर जेट है, फाइटर जेट है ये। पांचों राफेल विमान फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो, फ्रांस का एक बंदरगाह शहर है, क्या नाम है? बोर्डो। ये शहर है और बंदरगाह भी है, बंदरगाह शहर। तो यहाँ के एक एयरबेस है मैरिग्नैक, क्या है नाम है? मैरिग्नैक एयरबेस। बोर्डो शहर में मैरिग्नैक एयरबेस है। यहीं से पांचों राफेल उड़ान भरे थे और लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके अम्बाला एयरबेस पर लैंड किए। अच्छा, ये चले थे 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2020 को। और कब यहाँ पर भारत में अम्बाला एयरबेस पर पहुँचे? ये 29 जुलाई को पहुँचे। तो इस दौरान 7000 किलोमीटर की ये दूरी तय किए। इतनी, लेकिन इनको बीच में दूरी ज़्यादा थी, इसलिए इनको बीच में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, तो यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात में का एक जो है वो है एयरबेस है। क्या नाम है? अल द्राफा। क्या? अल द्राफा। ये जो है अल द्राफा संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है अल द्राफा एयरबेस। यहाँ पर जो है एक दिन के लिए राफेल विमानों को ठहराव दिया गया था। क्यों? क्योंकि राफेल जैसे लड़ाकू विमान लगातार 2000 किलोमीटर उड़ने में सक्षम होते हैं। ये लड़ाकू विमान है, ये लगातार 2000 किलोमीटर उड़ने में सक्षम है। और क्योंकि दूरी ज़्यादा थी इसलिए वहाँ पर इनको जो है यूएई के अल द्राफा में जो है ठहराव दिया गया था। राफेल के साथ जो है फ्रांस के फ्रांसीसी फ्यूल टैंकर भी आए थे, जिससे आसमान में ही रिफिलिंग किया जा सके। मतलब जो आसमान में ही जो राफेल में तेल की आपूर्ति बनाए रखे जा सके, इसीलिए जो है राफेल के साथ फ्रांसीसी फ्यूल टैंकर भी साथ में आए थे। राफेल को जो है भारतीय वायुसेना में 17वें स्क्वाड्रन के तौर पर शामिल किया जाएगा। किसके? 17वें स्क्वाड्रन के तौर पर शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन एरो भी कहा जाता है, गोल्डन एरो भी कहा जाता है। राफेल विमान जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। राफेल विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दरअसल आए तो अभी 29 जुलाई 2020 को 5 सुपरसोनिक राफेल विमान, लेकिन इनके लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 2016 में डील किया था। कब? 2016 में डील हुआ था
और जो है 36 राफेल के लिए, कितने 36 राफेल के लिए भारत सरकार ने 2016 में फ्रांस के साथ जो है डील किया था। भारतीय वायुसेना के इससे क्या होगा, जो है लड़ाकू क्षमताओं में, उसकी वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। राफेल विमान को एक फ्रांसीसी कंपनी है द साल्ट एविएशन कंपनी, क्या नाम है, द साल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था। राफेल को द साल्ट एविएशन, क्या नाम है, द साल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था, द साल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था। राफेल के लिए जब 2016 में समझौता हुआ था तो 36 राफेल के लिए समझौता हुआ था। 36 में से 30 लड़ाकू विमान और 10 ट्रेनर, 36 में से 30 जो लड़ाकू विमान है और 6 ट्रेन विमान है। तो ये 30 में से जो लड़ाकू विमान है 5 भारत को प्राप्त हो गए हैं। राफेल से पहले 1979 में ब्रिटेन के जगुआर विमान जो भारतीय बेड़े में शामिल होने के लिए पहली बार अम्बाला एयरपोर्ट स्टेशन पर उतरे थे। अम्बाला एक सामरिक महत्व का सैन्य अड्डा है। अम्बाला जो है हरियाणा में पड़ता है। तो अम्बाला एक सामरिक महत्व का सैन्य अड्डा है और इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की गई है। अम्बाला एयर बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस और भारत के द्वारा जो है मिलकर तैयार किया गया है। अब इसमें एक विकल्प पठानकोट एयरबेस। पठानकोट कहाँ पर है, ये है पंजाब में। कहाँ, पंजाब में। अम्बाला कहाँ, अभी हम लोग बात किए हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। हिंडन कहाँ है, ये हिंडन है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश। ग्वालियर कहाँ है, ये है एमपी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसके पहले ये देख लीजिए आप लोग, यही है राफेल विमान। राफेल विमान ये है राफेल विमान, लड़ाकू विमान है। और 2016 में भारत ने 36 राफेल विमान के लिए डील किया था, जिसमें से भारत को अभी 5 मिला है और पाँचों हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर 29 जुलाई को लैंड किए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कि 23 गलती हो गई, 27 है। 27 जुलाई 2020 को किस संस्थान द्वारा डेयर टू ड्रीम 2 का शुभारंभ किया गया? क्या, डेयर टू ड्रीम 2 का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया है? ये DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अब ये डेयर टू ड्रीम क्या है? डेयर टू ड्रीम 2 ये जो है एक प्रतियोगिता है, नवाचार प्रतियोगिता। और ये जो है 27 जुलाई को, अर्थात पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर 27 जुलाई को प्रारंभ किया गया है। ये एक नवाचार प्रतियोगिता है। जो इसका उद्देश्य है वह है इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। बात आई कलाम साहब को, तो कलाम साहब की पुण्यतिथि 27 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 27 जुलाई 2015 को 27 जुलाई 2015 को शिलांग, कहाँ, शिलांग में इनका निधन हो गया था। शिलांग कहाँ है? शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। कलाम साहब जो है 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे। और इन्हें
कलाम साहब को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या? मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? कलाम साहब को। किसको? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ था। शिलांग का मेघालय की राजधानी। अब बात आई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1958 में। कब? 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली। अब अगला विकल्प है इसका पहला, वो है इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था इसरो का? ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी। अगला विकल्प है किसमें? CSIR। CSIR, इसका पूरा नाम क्या है? CSIR, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में, माने आज़ादी से पहले। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। अगले विकल्प चलते हैं। अगला विकल्प है CSIO। क्या? CSIO, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1959 में। कब? 1959 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़। वर्तमान में इसका मुख्यालय चंडीगढ़ है, लेकिन जब CSIO की स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारत द्वारा किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा? भारत द्वारा किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा? भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने जा रहा है? वो है श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका। और यह सौर ऊर्जा पार्क NTPC के द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा? NTPC, अर्थात NTPC का पूरा क्या नाम है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो यह पार्क जो है श्रीलंका में NTPC के द्वारा लगाया जाएगा। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को कमज़ोर करना। हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को कमज़ोर करने के लिए NTPC द्वारा श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की 2 राजधानी है। क्या क्या नाम? एक तो है कोलंबो, जो वाणिज्यिक राजधानी है, व्यापारिक है। दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अफगानिस्तान की काबुल। भूटान की थिम्पू। क्या नाम है? थिम्पू। NTPC, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये है श्रीलंका। यहीं पर NTPC द्वारा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। क्या? सौर ऊर्जा पार्क। सौर ऊर्जा पार्क कौन लगाएगा? ये लगाएगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्यों लगाएगा? इसलिए कि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को कमज़ोर किया जा सका। अब देखिए ये श्रीलंका, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ बे
सॉरी नहीं, गल्फ ऑफ पाक और गल्फ ऑफ मन्नार, माने पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। अब आप देखिए ये वाला भाग भारत का है, भारतीय भूभाग है, और ये श्रीलंका, इसके बीच ये वाला देख रहे एडम ब्रिज, ये यहाँ तीर मारा गया है एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज के उत्तर पाक की खाड़ी है, क्या एडम ब्रिज के उत्तर पाक की खाड़ी है, और नीचे आप देखिए मैंने दक्षिण की तरफ एडम ब्रिज के दक्षिण में आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी है। एडम ब्रिज के दक्षिण में आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी है, ये देखिए मन्नार खाड़ी और ये पाक की खाड़ी। तो इस हिसाब से दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पाक की खाड़ी कहाँ, मन्नार की खाड़ी। तो आप पाक की खाड़ी इस आधार पर याद कर सकते हैं क्योंकि पाक ऊपर है, माने उत्तर की तरफ, पाक माने पाकिस्तान, तो वो उत्तर में है, तो इसलिए वो जो ऊपर होगा। और बचा मन्नार की खाड़ी, तो जो नीचे वाला भाग माने दक्षिण में, एडम ब्रिज के दक्षिण में, वहाँ पर मन्नार की खाड़ी होगी। दो ही खाड़ी में विवाद होता, पाक की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में। तो पाक की खाड़ी एडम ब्रिज के उत्तर में है, उत्तर माने ऊपर, ऊपर माने उत्तर, और एडम ब्रिज के नीचे माने दक्षिण मन्नार की खाड़ी है। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित है, भारत के दक्षिण में है। इसकी दो राजधानी है, एक है देखिए ये कोलंबो, और ये वाला भाग देखिए ये है ये श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये है प्रशासनिक राजधानी। क्या है? प्रशासनिक राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी। मतलब इसके पहले वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है जिसके स्थान पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जगह दिया जाएगा। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय, फिर किया गया ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, फिर इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यहाँ पर 1985 में ये बदला गया था, HRD मंत्रालय किया गया था, और फिर HRD से फिर शिक्षा मंत्रालय बनाया गया 2020 में। मतलब पहले शिक्षा मंत्रालय था, 1985 में HRD मंत्रालय बना दिया गया, और फिर 2020 में HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में मतलब परिवर्तित कर दिया गया, मतलब नाम बदला गया। शिक्षा मंत्रालय को 1985 में HRD मंत्रालय कर दिया गया, फिर HRD मंत्रालय को 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने जो है शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके HRD मंत्रालय कर दिया गया था। और ये जो उसके बाद जो है नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और इसी 1986 के स्थान पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002 लागू की जाएगी। इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ठीक है, इसमें जो है 2030 तक, कब? 2030 तक सकल नामांकन अनुपात करने की बात की गई है। अर्थात शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई 2030 तक। कब तक? 2030 तक। और कक्षा 5 तक, ठीक है,
जो शिक्षा की भाषा का माध्यम होगा वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ये कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होगा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही है उसमें जो है अभी लगभग जो है जीडीपी का 3% के लगभग जो है खर्च किया जा रहा है शिक्षा पर। वर्तमान में जीडीपी का 3% के लगभग खर्च किया जा रहा है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर जो है जीडीपी का 6% खर्च करने की बात हो रही है, जीडीपी का 6% तक खर्च होने की बात हो रही है। अच्छा, जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके ये जो है स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? ये तीसरी, कौन? एक आई, तीसरी है। एक आई थी 1968 में। कब? 1968 में, इंदिरा जी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया था 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति आई है 1986 में, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। अब तीसरी आई है 2020 में, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी के समय। 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें जो है कक्षा 6 से, कब से? कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा देने की बात चल रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की बात चल रही है। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके मसौदे को तैयार करने के लिए ये जो के कस्तूरी रंगन, कौन? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देश के किस शहर के चौक चौराहा और हरदोई रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा जाएगा? अभी हाल ही में लालजी टंडन जी की मृत्यु हो गई। वो जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये जो चौक चौराहा हरदोई रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, वो लखनऊ शहर का है। लखनऊ के चौक चौराहा हरदोई रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। इसके पहले हजरतगंज चौराहा, हजरतगंज चौराहा, इसके पहले हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल चौराहा रखा गया था। अटल चौराहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल चौराहा रखा गया था, हजरतगंज चौराहे का नाम। अब इसमें बरेली उत्तर प्रदेश में आप जान ही रहे हैं, भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर भी मध्य प्रदेश, ये है लखनऊ। आप देख सकते हैं भारत, और भारत में ये पूरा भारत आप पहचान रहे, भारत में उत्तर प्रदेश पहचान रहे। उत्तर प्रदेश जो रेड कलर का है उसे बीच में ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, यही लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के चौक चौराहा और हरदोई रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल चौराहा कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।